हाँ जी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अध्ययन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बुद्धि। और बुद्धि के अंतर्गत हम बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, अर्थ हमने जान लिया, बुद्धि की विशेषताएं हमने जान ली है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के प्रकार। तो आप हेडिंग डाल लें सबसे पहले। हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई भी विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वो है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे आज मुख्य रूप से, लेकिन ये बुद्धि के प्रकारों को भी अपने को जान लेना जरूरी है। तो पहले अपन बुद्धि के प्रकार जान लेते हैं, फिर अपन बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बुद्धि के प्रकारों के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों मुख्य रूप से थॉर्नडाइक और गैरेट का विचार आते हैं। थॉर्नडाइक व गैरेट, थॉर्नडाइक और गैरेट जो विद्वान हैं इनके अनुसार बुद्धि के प्रकारों को जान लेते हैं अपन। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार जो है विद्यार्थियों बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, साथ साथ में आप बना लें ये चार्ट की फॉर्म में, फिर एक एक की बात करेंगे अपन। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है विद्यार्थियों अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और तीसरे प्रकार की बुद्धि होती है जिसे कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार जो है बुद्धि के विद्यार्थियों कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की बुद्धि होती है प्रत्येक मनुष्य में, जो कहलाती है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब जिसमें जो बुद्धि की मात्रा ज्यादा होती है वो व्यक्ति उसी प्रकार का माना जाता है, यानी कि वो उसी प्रकार के पेशे को या प्रोफेशन को अपना लेता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक एक की बात करते हैं अपन। 3 प्रकार की बताई है बुद्धि इन्होंने, गैरेट और थॉर्नडाइक ने। तो एक एक की बात करते हैं विद्यार्थियों अपन। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मूर्त बुद्धि। सबसे पहले विद्यार्थियों मूर्त बुद्धि की बात करते हैं। देखिए, मूर्त शब्द क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको मूर्त का मतलब क्या है। जैसा कि बुद्धि की विशेषताओं के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं कि मूर्त का मतलब होता है रियलिस्टिक, यानी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया जो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों से आपको दिखाई देता है, वो मूर्त रूप कहलाता है उस व्यक्ति या वस्तु का। जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो ये मूर्त रूप है, ठीक है। हालांकि आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से जब मुझे देखते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो वो क्या है? वो मूर्त रूप कहलाता है, ठीक है। आप अपने आसपास वातावरण में जो भी चीजें देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से, जिन चीजों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको जिनको देख सकते हैं आप, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब मूर्त रूप कहलाएंगे। चाहे वो वस्तु निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, रियल में जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है वो क्या कहलाती है? मूर्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो मूर्त का मतलब समझ में आया आपको? इसको ऐसे भी याद रखेंगे आप, मूर्त, मूर्त का मतलब मूर्ति। मूर्ति, मूर्ति कैसी होती है भाई? मूर्ति निर्जीव वस्तु है एक, जो आपके सामने होती है ना? और उस को आप देख सकते हो, उसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो ऐसी भौतिक वस्तुएं, व्यक्ति, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हमें दिखाई दे रही है, वो चीज क्या कहलाती है? मूर्त कहलाती है। समझ में आ गया मूर्त का मतलब? चलिए अमूर्त का मतलब और समझ लें साथ में, ताकि आपको आसानी रहेगी तुलना करके पढ़ेंगे तो। अमूर्त में देखो ए उपसर्ग लग गया। ए उपसर्ग, ए का मतलब होता है नहीं। संस्कृत के अंदर अगर बात करें तो ए उपसर्ग अगर लग गया है इसका मतलब नहीं। ना का बोध होता है ए का मतलब। तो इसका मतलब ये अगर मूर्त है, प्रत्यक्ष है, तो ये क्या हो जाएगी? अप्रत्यक्ष हो जाएगी। यानी कि अमूर्त शब्द का मतलब है, बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों की बात कर रहे हैं, मूर्त अमूर्त की। बुद्धि बाद में डिस्कस करेंगे। अमूर्त शब्द का मतलब है कि जो चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, उसको आप अमूर्त बोलेंगे। यानी केवल और केवल ऐसी चीजें जो आपके केवल विचारों के अंदर है, भावों के अंदर है, जिनके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ऐसी जो चीजें हैं जो केवल और केवल विचारों तक ही सीमित है, विचारों में ही उनकी प्रधानता है, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे हम कहते हैं अमूर्त, ठीक है ना। तो मूर्त और अमूर्त का मतलब समझ में आ गया। मूर्त का मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज आपके सामने है,
बिल्कुल विजुअल आपको दिखाई दे रही है, आप उसे छू सकते हैं, वो तो चीज़ें कहलाएगी मूर्त। और अमूर्त का मतलब जो आपके विचारों के अंदर शामिल है। जैसे मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ, मान लीजिए मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल आपके घर में है, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, आप चलाते हैं उसे, ठीक है? तो वो किसमें आ जाएगी? मूर्त के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना? मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ गाय, तो गाय भी क्या है? मूर्त रूप से अगर आपके सामने मौजूद है, तो वो भी एक मूर्त होगी, मूर्त प्राणी हो गया वो। मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ टेबल, मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ व्हाइट बोर्ड, तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें मौजूद है, वो सारी मूर्त है। और अमूर्त यानी जो विचारों के अंदर है। अभी मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, याददाश्त, ये सब क्या है? क्रोध, ये सब क्या है? क्या आप इन्हें देख सकते हैं? भई मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, क्या आप मेरे स्वभाव को जानते हैं? नहीं जानते। अगर आपने मेरे से व्यवहार किया है, ऑफ़लाइन मेरे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, वो तो जानते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन है, जो मेरे से नहीं मिले हैं एक बार भी, तो उन्हें क्या पता मेरा स्वभाव कैसा है? मेरे अंदर करुणा का भाव कितना है? मेरे अंदर दया का भाव, दूसरों के प्रति समर्पण का भाव, परोपकार का भाव मेरे अंदर कितना है? नहीं देख सकते आप। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो केवल और केवल मेरे विचारों के अंदर है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है महात्मा गांधी को। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये भाव ही तो है, एक तरह का विचार ही तो है। जब भी हमारे सामने बापू की फ़ोटो आती है, महात्मा गांधी की फ़ोटो आती है, तो हम श्रद्धा भाव से उस फ़ोटो को, अगर नीचे गिरी हुई है तो हम उसे उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भावों की प्रधानता हो गई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति। ठीक है ना? तो ये सारे भाव होते हैं। उसके अलावा मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों में रंगा हुआ, वो अगर आपको कहीं पर नीचे गिरा हुआ मिलता है, तो आप उसे उठाते नहीं हैं। बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है उसे उठाना चाहिए। उठा करके वो किसी ऊँचे स्थान पे उसे रखना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। झंडे के प्रति हमारा फ़र्ज़ है ये। देश का झंडा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। तो उसके प्रति हमारे क्या है? हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं। तो उसको कोई देख नहीं सकता है, देश प्रेम की भावना है ये। आप ध्वज उठा रहे हो, आपके अंदर देश प्रेम की भावना है। आप 26 जनवरी, 15 अगस्त को ध्वज का वितरण कर रहे हो, बच्चों में बाँट रहे हो, छोटे-छोटे झंडे बाँट रहे हो आप, है ना? कुछ स्लोगन बाँट रहे हो, छोटे-छोटे पैम्पलेट बाँट रहे हो, स्टिकर बाँट रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका प्रेम है, देश प्रेम। तो इसको कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। हाँ, व्यवहार आपसे करेगा, इस तरह की क्रियाविधि आप कर रहे हैं, कोई देखेगा तो मालूम चलेगा, हाँ भई, ये बड़ा बहुत बड़ा देश प्रेमी है, देशभक्त व्यक्ति है। लेकिन क्या वैसे मालूम चलता है? आपको पता है मेरे अंदर कितनी देशभक्ति का भाव है? नहीं मालूम है। इसका मतलब जिसे हम देख ना पाएँ, केवल विचारों में, भावों के अंदर जो चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। तो आई होप आप मूर्त, अमूर्त का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए बुद्धि की बात हो रही है, थॉर्नडाइक और गैरेट ने जो है विद्यार्थियों, मूर्त और अमूर्त बुद्धि बताई है, बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं। यानी कि मूर्त बुद्धि जो होती है विद्यार्थियों, इस बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। इसको हम यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं विद्यार्थियों। इसको हम जो है गामक बुद्धि भी बोलते हैं, गामक बुद्धि, ठीक है? इसको हम गामक बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि ऐसी ये गगेरेट और थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है, वो व्यक्ति यांत्रिक कार्य ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। जैसे आपको इंजीनियर मिलेंगे, ठीक है ना? तो इंजीनियर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? मशीनों के साथ में काम करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर जो होते हैं, आपके गली के मोहल्ले के अंदर कोई मैकेनिक होगा मोटरसाइकिल या कोई साइकिल को रिपेयर करने वाला, तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में कार्य कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने कोई वस्तुएँ हैं, उनके साथ में वो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों में क्या पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये आपके मैकेनिक हो गए, उसके अलावा इंजीनियर हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं, आपके घर में कोई कारीगर आया है, मान लीजिए मिस्त्री आया है मकान बनाने के लिए, तो इस तरह के जो लोग हैं, जो भौतिक वस्तुओं के साथ में सीधा-सीधा कार्य करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? मूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप लिख लेना, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि कहेंगे। इस बुद्धि की प्रधानता वाले लोग लिखेंगे आप इसमें, इस बुद्धि की प्रधानता हाँ, लिखेंगे विद्यार्थियों इसमें, इस बुद्धि की प्रधानता वाले लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, इस बुद्धि की प्रधानता वाले लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति कार्य करने वाले
करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लिख लेना आप, इसके अंदर मैकेनिक लिख लेना विद्यार्थियों, मैकेनिक, मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है ना, इंजीनियर जो हो गए वो भी इसमें ही आएंगे, इंजीनियर हो गए। हाँ, उसके अलावा आपके मिस्त्री हो गए, ठीक है, कारीगर हो गए, कारीगर हो गए। तो ये सारे लोग जो है विद्यार्थियों किस में आएंगे, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि के अंदर आएंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के साथ में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ कार्य करने में, प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ कार्य करने में सहजता, सहजता रखते हैं, ठीक है। तो सहज होते हैं मतलब इन कार्यों करने के अंदर, प्रत्यक्ष कार्यों में ये सहज होते हैं। तो देखा होगा आपने, बहुत से लोग इंजीनियर जो बनते हैं विद्यार्थियों, वो ज्यादा किसी से बातचीत वगैरह नहीं करते हैं, वो अपने कार्य में मगन रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यांत्रिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको यंत्रों के साथ में कार्य करना अच्छा लगता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मनुष्यों के साथ में कार्य करना अच्छा लगता है, मनुष्यों से बातचीत करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको मशीनों के साथ ज्यादा लगाव होता है। तो जिनको मशीनों के साथ ज्यादा लगाव होता है ना, वो मूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं उनके अंदर यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको मूर्त बुद्धि प्रकार। अब चलिए बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। जैसा कि नाम से ही पता है, अमूर्त बुद्धि का मतलब है कि भावों विचारों की प्रधानता वाले लोग। तो भावों विचारों की प्रधानता वाले लोग कौन से होते हैं? जो कि भावों विचारों के माध्यम से अपने कार्य को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें विद्यार्थियों, कवि है, साहित्यकार है, शिक्षक भी इसमें आएंगे, डॉक्टर भी इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कौन है? ये अमूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं। यानी इसमें आप क्या लिखेंगे? इस बुद्धि के लोग, इस बुद्धि के लोग भावों विचारों, भावों विचारों की प्रधानता, प्रधानता वाले होते हैं, भाव विचारों की प्रधानता वाले होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, एग्जाम्पल लें तो आप साहित्यकार हो गए, साहित्यकार हो गए, साहित्य की रचना करने वाले। कवि हो गए विद्यार्थियों, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना, जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकते हैं। कल्पना करते हैं, कल्पनाशील होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, साहित्यकार हो गए, कवि हो गए। उसके अलावा विद्यार्थियों शिक्षक हो गए, है ना, शिक्षक हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब जो है विद्यार्थियों अमूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं, ठीक है। कल्पना, कल्पना प्रधान सोच रखते हैं, कल्पना प्रधान सोच रखते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं विद्यार्थियों, कल्पना प्रधान सोच रखते हैं, ठीक है ना, कल्पना की प्रधानता होती है इनकी सोच के अंदर। चलिए, उसके अलावा, उसके अलावा अमूर्त बुद्धि वाले, उसके अलावा अगर बात करें विद्यार्थियों अमूर्त बुद्धि के अंदर, अमूर्त बुद्धि के लोग इस बुद्धि वाले, इस बुद्धि वाले चिंतनशील होते हैं, चिंतनशील, चिंतनशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और चिंतन मनन किससे होता है? बुद्धि से ही होता है। और बुद्धि से होगा तो किस तरह से होगा? अमूर्त रूप से होगा। भावों के अंदर उसकी प्रधानता होगी, विचारों के अंदर उसकी प्रधानता होगी, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि आपके समझ में आ गई। यानी साहित्यकार है, कवि है, शिक्षक हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं विद्यार्थियों, वो अमूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं। विचारों की प्रधानता उनके अंदर होती है, सोच समझ कर किसी कार्य को करते हैं। चलिए, तीसरी बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। जैसा कि नाम से ही पता है, सामाजिक बुद्धि यानी ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं दूसरों से। जैसे समाज सेवी हैं, है ना, जो समाज सेवी होते हैं, कहीं पर भी अस्पताल में आपको समाज सेवी मिल जाएंगे, लोगों की सेवा करते हुए। मोहल्ले पड़ोस में मिल जाएंगे, किसी को भोजन कराते हुए मिल जाएंगे। हर तरह से सहायता करने वाले, सामाजिक रूप से जो है पारंगत होते हैं, समाज की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं विद्यार्थियों, वो सामाजिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो नेता वगैरह हैं, उसके अलावा आपके व्यवसायी हैं, जो सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी बुद्धि इसी तरह की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है संपर्क स्थापित किया जाए, और संपर्क स्थापित करके और अपने कार्य को ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि वाले लोग कौन से होते हैं? जो समाज से, समाज से जुड़कर
समाज से जुड़कर अपने कार्य व्यवहार को पूर्ण पूर्ण करते हैं। समाज से जुड़कर अपने कार्य व्यवहार को जो है विद्यार्थियों पूर्ण करते हैं, यानी कि समाज में रह करके ही वो कार्य करेंगे और समाज से जुड़ करके ही जो है अपना कार्य पूरा संपादित करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो नेता हो गए विद्यार्थियों, नेता को तो सामाजिक होना बहुत जरूरी है। सामाजिक बुद्धि नहीं होगी, लोगों से नहीं जुड़ने वाला होगा व्यक्ति, तो नेता कैसे बनेगा? लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी? लोगों का प्रिय कैसे बनेगा वो, है ना? तो नेता जो होते हैं विद्यार्थियों, उसके अलावा व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो व्यापार करता है, वो भी ऐसा ही होता है। अपनी सामान को बेचने के लिए सामाजिक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? सामान को कैसे बेच पाएगा, अपने व्यापार कैसे कर पाएगा? तो नेता हो गए, व्यापारी हो गए, उसके अलावा समाज सेवक हो गए, समाज सेवक। तो ये सब जो है विद्यार्थियों, इनके अंदर क्या पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि जो है पाई जाती है। तो इस तरह से थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। आपके मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है और सामाजिक बुद्धि है। स्क्रीनशॉट ले लें। शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अपने को मेन मेन बात जो है वो पता होनी चाहिए। बस वही काम करती है, उसी में से प्रश्न बनते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए मिटा रहे हैं इसको। हाँ जी, तो बुद्धि के प्रकार हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। एक एक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे, सीखते हुए चलेंगे। लगभग 12 से 13 सिद्धांत है बुद्धि के। एक एक सिद्धांत के ऊपर अपन काम करना शुरू करते हैं विद्यार्थियों। बुद्धि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हाँ, तो अब आप हेडिंग डाल लें, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत अपना टॉपिक है विद्यार्थियों। बुद्धि के सिद्धांतों के अंदर विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ठीक है ना? अपने अपने हिसाब से सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि जो होती है वो किस तरह से कार्य करती है और बुद्धि कितने हिस्सों में बटी हुई होती है, वो सारा कुछ जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों के अंदर प्रतिपादित किया है। तो एक एक सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है जो विद्यार्थियों, वो बात करते हैं अपन बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे आप, बुद्धि का एक तत्व। एक तत्व, एक कारक भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है ना? एक कारक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, या फिर आप इसको अखंड अखंड बुद्धि सिद्धांत भी जो है विद्यार्थियों कह सकते हो। अखंड बुद्धि सिद्धांत, हाँ जी, ये पहला सिद्धांत है अपना। एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत या अखंड बुद्धि सिद्धांत इसको बोलते हैं। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों वो है आपके अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने जो है विद्यार्थियों फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने। कब दिया था? 1904 के अंदर जो है ये सिद्धांत विद्यार्थियों इनका दिया हुआ है। ठीक है, 1904 में अल्फ्रेड बीने फ्रांस के, इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था, एक तत्व का सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत में क्या कहते हैं ये। इस सिद्धांत में इसे एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, एक ही बात है ना? अखंड, अखंड का मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अखंड यानी जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तो बीने अपने इस सिद्धांत में कह रहे हैं कि एक्चुअल में बुद्धि जो है वो विभाजित नहीं है। बुद्धि के कोई टुकड़े नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना? बुद्धि पूरी कंप्लीट एक तत्व है, एक ही तत्व है, एक ही फैक्टर है जो कि संपूर्ण हमारे शरीर की कार्य विधियों को जो है कंट्रोल करता है। हमारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन सभी मानसिक क्रियाओं को बुद्धि नामक एक तत्व है जो कंट्रोल करता है। ये बात बिने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो कोई अलग अलग खंडों में बंटी हुई नहीं है, अलग अलग टुकड़े नहीं है उसके, बल्कि वो तो स्वयं पूरा का पूरा एक ही खंड है। एक ही खंड है, इसलिए विद्यार्थियों इसको एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको एक खंड भी कह देना, एक खंड। ठीक है ना? एक खंड का सिद्धांत, इसको एक खंड का सिद्धांत भी विद्यार्थियों बोला जाता है। तो ज्यादा कुछ इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्होंने जब वर्गीकरण ही नहीं किया, इन्होंने कह दिया कि बुद्धि और जो है वो मात्र एक तत्व होती है, यानी कि पूरा का पूरा हमारी जो जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन मानसिक क्रियाओं को बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। बुद्धि को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, बल्कि बुद्धि से ही
पूरे शरीर की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका संचालन होता है, उनकी क्रियाविधि जो है उस सब के ऊपर जितनी मानसिक क्रियाएं हैं, हमारे अंदर चिंतन है, मनन है, उन सब के ऊपर कंट्रोल करने का काम जो है वो बुद्धि का होता है। बुद्धि अपने द्वारा उनको नियंत्रित करती है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि अलग-अलग तत्वों से मिलके नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि तो सम्मिलित रूप से एक ही तत्व है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है? तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा है देखो लिखेंगे, बीने के अनुसार बीने के अनुसार बीने की विद्यार्थियों मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाई थी। बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा मैंने विद्यार्थियों बीने की ही लिखवाई थी, आपको याद होगा। बीने ने कहा था बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। याद आया? सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा बुद्धि की। तो बीने ने ही कहा था, सबसे पहली परिभाषा लिखवाई थी मैंने आपको कि बुद्धि क्या है? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 4 शब्द मैंने अच्छे से बताए थे, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो पहला नंबर वाला जो वीडियो है बुद्धि के संबंधित, वो आप देख लें। ठीक है ना? ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बीने के अनुसार जो है विद्यार्थियों, बीने के अनुसार अ, बुद्धि बीने के अनुसार बुद्धि बीने के अनुसार बुद्धि जो है, बुद्धि एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। इसका विभाजन इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यह ही यह एक तत्व, ऐसे लिखना, यह एक तत्व ही संपूर्ण यह एक तत्व ही संपूर्ण शरीर की मानसिक क्रियाओं पर मानसिक क्रियाओं पर मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह रहे हैं कि एक ही तत्व है जो पूरे शरीर की मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है, उसको नियंत्रित करता है। चलिए, अब देखिए विद्यार्थियों, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉनसन। ये जॉनसन क्या है कि समीक्षक है एक तरह के, मनोवैज्ञानिक है जॉनसन। ये समीक्षा करते हैं, जो भी विद्वान, जितने भी मतलब विद्वानों के द्वारा जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सिद्धांतों के ऊपर अपनी राय देते हैं ये जॉनसन। ठीक है ना? तो इनका काम यही है राय देने का, कि भाई किसका सिद्धांत कैसा है, समीक्षा करते हैं। जैसे कोई फ़िल्म आती है, मूवी आती है अपने बॉलीवुड में, तो बहुत से समीक्षक देखे होंगे आपने, जो समीक्षा करते हैं कि हाँ, इस मूवी के अंदर ये अच्छी बात थी, क्या इन ये कैरेक्टर अच्छा था, ये एक्टर ने एक्टिंग अच्छी की है ना? इसके अलावा इसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी, ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो ये जॉनसन का, इनका भी काम यही है कि जितने बुद्धि के सिद्धांत आए हैं, तो उन सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने समीक्षा की है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में ये कहते हैं कि यह बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत है। ये भी ध्यान रखना है आपको। यह बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत है। ये इन्होंने राय दी है, निष्कर्ष निकाला है इस सिद्धांत को देख करके। ये कहते हैं, जॉनसन जो है ये कहते हैं कि पूरा शरीर जब मानसिक क्रियाएँ, जितनी भी शरीर की मानसिक क्रियाएँ हैं, वो सब बुद्धि से कंट्रोल हो रही है। इसका मतलब बुद्धि तो एक तरह से मतलब निरंकुश राजा की तरह काम कर रही है। जैसे निरंकुश राजा होता है, वो उसने कोई फरमान सुना दिया, तो उस फरमान की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। जैसे जर्मनी में आपके हिटलर हुआ है, फ्रांस में आपके नेपोलियन हुआ है, रूस के अंदर ज़ारशाही जो तंत्र था, ज़ारशाही शासक थे, ये सब क्या थे? निरंकुश शासक थे। तो निरंकुश का मतलब जो अपनी मनमानी चलाए, राजा के प्रजा के बारे में कुछ भी ना सोचे, है ना? तो वो निरंकुश शासक होता है। तो जॉनसन कह रहे हैं कि बुद्धि भी क्या है? बुद्धि भी निरंकुश है। बिने के अनुसार तो बुद्धि क्या है? निरंकुशवादी है, क्योंकि बिने कह रहे हैं कि शरीर की सभी मानसिक क्रियाओं पर बुद्धि ही नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है ना? बुद्धि के अधीन है सब, पूरे शरीर की मानसिक क्रियाएँ बुद्धि के अधीन है, ऐसी बात बोली इन्होंने। तो इसका मतलब बुद्धि क्या है? बुद्धि तो विद्यार्थियों निरंकुशवादी है, निरंकुश है। बुद्धि को निरंकुश माना है। तो इसीलिए जॉनसन ने कह दिया कि ये बुद्धि एक ऐसा सिद्धांत है, ये तो बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? जॉनसन का ये कथन ध्यान रखना। चलिए, अब इसके ऊपर बिने के इस सिद्धांत के ऊपर जो है विद्यार्थियों, स्टर्न और टर्मन ने भी जो है 1911 के अंदर इसको आगे विकसित किया था। इस सिद्धांत को यहाँ पे यहीं लिख लो चलो। इस एक तत्व सिद्धांत को इस एक तत्व सिद्धांत को स्टर्न स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक है, स्टर्न और टर्मन
ये आगे पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, अपन स्टर्न और टर्मन के बारे में। इस एक तत्व सिद्धांत को स्टर्न व टर्मन ने 1911 के अंदर विकसित किया था, यानी कि आगे और इसके ऊपर काम किया था स्टर्न और टर्मन ने, ठीक है ना। तो ये आपका एक तत्व का सिद्धांत है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और अब जो है विद्यार्थियों, चलते हैं अपन बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत की तरफ। चलिए, अब अपन बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई है, देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट, 40-45 मिनट की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी देर हो सकती है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए, दूसरा सिद्धांत देखिए। दूसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों अपना बुद्धि का एक तत्व तो पढ़ लिया अपन ने, अब बात करेंगे बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व कह दीजिए, द्विकारक कह दीजिए, ठीक है ना, द्विकारक, बुद्धि का द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत। हाँ, ये देखिए, प्रवर्तक कौन है विद्यार्थियों? सबसे पहले प्रवर्तक है आपके चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्धि का, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप सभी। चार्ल्स स्पीयरमैन कब दिया विद्यार्थियों? 1904 के अंदर जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब देखिए, इसको द्वितत्व का सिद्धांत क्यों कहते हैं? द्वितत्व का सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं कि स्पीयरमैन ने बुद्धि को जो है कितने भागों में बांटा है? 2 हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बुद्धि जो होती है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, 2 फैक्टर होते हैं, 2 कारक होते हैं, उन 2 कारकों की वजह से जो है बुद्धि का निर्माण होता है। तो वो 2 कारक कौन से, वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार लिखेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है, 2 तत्वों से मिलकर बनी है। स्पीयरमैन के अनुसार जो है विद्यार्थियों, बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। दोनों तत्व लिखेंगे। पहला तत्व है विद्यार्थियों सामान्य कारक, सामान्य तत्व कह दीजिए या सामान्य कारक कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। या आप अंग्रेजी में बोलें इसको तो जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर बोल दीजिए। दूसरा वो करेंगे आप बात अपने, दूसरा तत्व है विद्यार्थियों विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व कह दीजिए या कारक कह दीजिए, और अंग्रेजी में बोले तो स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, ये लो, ठीक है ना। तो ये 2 तत्व बताए इन्होंने बुद्धि के। पहला कौन सा है? सामान्य कारक, और दूसरा कौन सा बताया विद्यार्थियों? विशिष्ट कारक जो है इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है बुद्धि के अंदर 2 तत्व होते हैं, इन दोनों तत्वों से मिलकर के जो है बुद्धि बनती है। देखिए, सामान्य कारक जो है विद्यार्थियों, ये जन्मजात होते हैं, थोड़ा सा लिख लें आप, फिर मैं समझाऊंगा आपको। जन्मजात होते हैं सामान्य कारक जो है विद्यार्थियों, जन्मजात होते हैं। और ये जो विशिष्ट कारक है जो विद्यार्थियों, ये अर्जित होते हैं, अर्जित होते हैं, ठीक है, अर्जित होते हैं। अच्छा, इनको जो है विद्यार्थियों सामान्य कारक, इनको इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप, इनमें इनमें परिवर्तन, हाँ, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, यह परिवर्तित होते रहते हैं, यह परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं सामान्य कारक की और विशिष्ट कारक की। अब देखिए होता क्या है, स्पीरमैन कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार के कारक होते हैं बुद्धि के। एक कारक को तो विद्यार्थियों इन्होंने बताया है जनरल कारक, या आप इसको कह सकते हैं सामान्य कारक, और दूसरे बताए हैं विद्यार्थियों इन्होंने आपके स्पेशल फैक्टर। ये सारे विद्यार्थियों स्पेशल फैक्टर बताए इन्होंने इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे
फिर आप समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो ये जो है विद्यार्थियों, एस जितने भी लिखे हुए हैं वो सब क्या है, विशिष्ट कारक है, विशिष्ट कारक है एस जितने भी है। और ये जो जी है ये क्या है विद्यार्थियों, ये सामान्य कारक है, ये सामान्य कारक है। अब देखें, समझे इसको। स्पीरमैन कहते हैं कि व्यक्ति की जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर दो तरह के कारक होते हैं। इसमें पहला तो होता है जनरल कारक, जिसको आप सामान्य कारक बोलते हैं, जो कि जन्मजात होता है, यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि जो होती है उसमें फैक्टर पहले से विद्यमान होता है। कौन सा? जनरल कारक या सामान्य कारक आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो जन्मजात होता है और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बुद्धि का ऐसा हिस्सा है, ऐसा तत्व है जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसा है, जन्म से मिला है, वैसा ही मिलेगा। ये होते हैं विद्यार्थियों विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी चीजें सीखता है, बहुत से कार्यों में निपुणता प्राप्त करता है। तो वो निपुणता कैसे प्राप्त करेगा? वो बुद्धि के इस कारक से प्राप्त करेगा, यानी कि स्पेशल फैक्टर से वो प्राप्त करेगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी आपको, मुझे पता है समझ में नहीं आया है, देखिए आराम से समझिए, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। स्पीरमैन कहते हैं कि व्यक्ति की जो बुद्धि है, ये मान लीजिए बुद्धि है व्यक्ति की जो बुद्धि है संपूर्ण रूप से, इस बुद्धि को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा कहलाएगा सामान्य कारक, दूसरा हिस्सा कहलाएगा विशेष कारक। ठीक है, अब सामान्य कारक जो होते हैं विद्यार्थियों, इसकी संख्या एक होती है। कितनी होती है? यहाँ पे एक ऐड कर लेना, इनकी संख्या एक होती है, एक होती है। और यहां लिख लेना, इनकी संख्या, इनकी संख्या अनगिनत होती है, अनगिनत होती है। ठीक है, इसमें ऐड कर लेना, स्पेशल फैक्टर के अंदर विशिष्ट कारक में ऐड कर लेना, इनकी संख्या अनगिनत होती है। जनरल कारक के अंदर लिख लेना, इनकी संख्या एक होती है। हाँ, अब देखिए समझिए, स्पीरमैन कह रहे हैं कि बुद्धि जो होती है दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक हिस्सा उसका है सामान्य कारक, जिसकी संख्या एक ही होती है, जन्म से व्यक्ति को वो मिलता है। दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा जो तत्व है विद्यार्थियों, वो है विशिष्ट कारक, और इसकी संख्या अनगिनत होती है, यानी कि इसकी कोई गिनती नहीं है। और इसको व्यक्ति जो है वो अर्जित करता है, वातावरण से इसको हासिल करता है। यानी कि ये वाले जो कारक होते हैं ना, ये कारक व्यक्ति की बुद्धि में पहले से नहीं होते हैं, इनको व्यक्ति अर्जित करता है, वातावरण से प्राप्त करता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगी बात। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक अच्छा टीचर हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं अच्छी टीचिंग करता हूँ। जब शुरुआत में मैंने विद्यार्थियों जब टीचिंग करनी स्टार्ट की थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने ऑफलाइन जब क्लासरूम में जाके मैंने पढ़ाया, तो मुझे बड़ी दिक्कत आई, मुझे घबराहट हुई, हेजिटेशन हुआ मुझे कि इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, कैसे फेस करूँगा, कैसे उनको पढ़ाऊँगा। उसके बाद में जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो ऑनलाइन में भी मुझे हेजिटेशन हुई, मुझे घबराहट हुई, कैमरे के सामने मैं किस तरह बोलूँगा, कब रूम में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, किसको समझा रहा हूँ, किस तरह समझा रहा हूँ। तो ये शुरू-शुरू में मेरे अंदर क्या हुआ, हम जब भी शुरुआत में कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमारे लिए सामान्य नहीं होता है। समझना इस बात को। हम शुरू में जब भी कोई जीवन में कार्य करते हैं, नया कार्य जब आरंभ करते हैं, तो वो कार्य हमारे लिए विशिष्ट होता है। और जब हम उस कार्य को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर देते हैं, उस कार्य को बार-बार दोहराते हैं, उसका अभ्यास जब हम करते हैं, तो वो विशिष्ट कार्य ही हमारे लिए क्या बन जाता है, सामान्य बन जाता है। समझ रहे हो? पहली बार जब आप टाइपिंग करने जाएँगे, या आपने अगर किसी ने टाइपिंग करनी सीखी है कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर, तो जब आप पहली बार टाइपिंग करने गए थे, तो टाइपिंग आपको बड़ी मुश्किल लगती थी। आप सोचते थे कि बटनों को देखना है, कि स्क्रीन पे देखना है, या जो मैटर लिख रहे हैं उसको देखना है। बड़ा कन्फ्यूज़न था। आपने टाइपराइटर को देखा होगा, टाइपराइटर कभी भी आपकी स्क्रीन की तरफ नहीं देखता। वो आपके बटनों की तरफ भी नहीं देखता है, कीबोर्ड के। वो सिर्फ़ उसको जो मैटर मिला है टाइप करने के लिए, उसकी तरफ देखता है और फटाफट, फटाफट, फटाफट टाइप कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्या शुरू में जब वो पहली बार उसने टाइपिंग सीखी थी, तब भी वो ऐसा ही करता था? नहीं। शुरू में जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारे लिए कार्य विशिष्ट होता है, कठिन होता है। लेकिन जब हम कार्य को करना आरंभ कर देते हैं, उस कार्य को बार-बार दोहराते हैं, उसका अभ्यास जब हम करते हैं बार-बार, तो वो कार्य हमारे व्यवहार में कैसा होता है, सामान्य हो जाता है। यानी कि प्रारंभ में विशिष्ट होता है, बाद में जैसे-जैसे उस कार्य को हम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। आप जब अपनी किसी क्लास में थे, अभी आप पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए छोटी क्लासों में जब आप थे,
तो आपकी किताब में मान लीजिए कोई भी लेसन आपके सामने आता, कोई भी पाठ आपके सामने आता, तो उस पाठ का नाम आपके लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है। लेकिन जब आपने उस पूरे लेसन को पढ़ लिया, तो अब वो क्या हो गया है? अब वो सामान्य हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने उस कार्य व्यवहार को सीख लिया है। आपने उसको जो है आत्मसात कर लिया है, आपने जान लिया है कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसी तरह से मानव के जीवन में जितने भी काम होते हैं, वो सभी काम शुरुआत में क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो मेरे लिए शिक्षण कार्य करना ऑफ़लाइन क्लास के अंदर, वो शुरुआत में मेरे लिए क्या था विद्यार्थियों? विशिष्ट था। ऑनलाइन मेरे लिए मोबाइल के माध्यम से या जो भी कैमरे के माध्यम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके सामने बोल पाना भी मेरे लिए क्या था? विशिष्ट था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने उस कार्य को बार-बार किया, दोहराया, तो मेरे लिए वो कार्य क्या हो गया विद्यार्थियों? सामान्य हो गया। अब सामान्य रूप से मैं आपके सामने अपने विचारों को बिल्कुल सरल सहज रूप से व्यक्त कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे ये चीज़ें व्यवहार में आ गई है। अब मेरे लिए ये काम सामान्य हो चुका है। ठीक है? तो अब देखिए, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं टीचिंग अच्छी करता हूँ। शुरू में मेरे लिए ये कार्य विशिष्ट था, अब मेरे लिए ये सामान्य हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे को डांस करना सीखना है, मेरा इंटरेस्ट हो गया कि मैं डांस करना सीखूँ। तो मुझे डांस करना नहीं आता है, लेकिन शुरुआत में मैं डांस करना सीखने जा रहा हूँ, तो बताइए डांस सीखना भी मेरे लिए क्या है? विशिष्ट है ना? बिल्कुल विशिष्ट है। शुरुआत में मेरे लिए विशिष्ट है, धीरे-धीरे महीना, 2 महीना, साल, 2 साल मैं जब सीखूँगा, तो धीरे-धीरे मेरे कार्य व्यवहार के अंदर वो चीज़ आने लग जाएगी और वो डांस क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? मेरे लिए सामान्य बन जाएगा। वो मेरे लिए सामान्य कार्य हो जाएगा। कोई भी गाना चला दोगे, मैं डांस कर लूँगा। ठीक है? इसी तरह से मान लीजिए डांस भी मैंने सीख लिया, मैं टीचर भी हूँ, अब मेरा इच्छा हो गई कि मैं चित्रकारी सीखूँ, मैं पेंटिंग, ड्राइंग करनी सीखूँ। तो ड्राइंग जब मैं सीखने जाऊँगा तो शुरू में मेरे लिए ड्राइंग करना क्या होगा? विशिष्ट कार्य होगा, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं ड्राइंग करने लगूँगा, 2, 4, 6 महीने, साल भर मुझे ड्राइंग करनी आ जाएगी और तब मेरे लिए वो कार्य क्या बन जाएगा? सामान्य बन जाएगा। तो समझ पाए आप अच्छे से? यानी कि शुरुआत में हम कार्य करते हैं, हमारे लिए कठिन होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं। भाषा भी जब आप सीखते हैं तो शुरुआत में आपके लिए विशिष्ट होती है, लेकिन धीरे-धीरे विद्यार्थियों को क्या बन जाती है? सामान्य हो जाती है, आपके व्यवहार में आ जाती है। ठीक है? तो ये शिक्षण का एक सूत्र भी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना? तो यहाँ पर अब हम यही बात कर रहे हैं विद्यार्थियों कि एक व्यक्ति के अंदर जो सामान्य कारक है वो एक होता है और विशिष्ट कारक बहुत सारे होते हैं। यानी कि ये आप मान लीजिए, ये मेरा एक विशिष्ट कारक है, किसका? शिक्षण का। मैंने शिक्षण करना सीखा तो मेरे लिए शुरू में क्या था? विशिष्ट था और विशिष्ट था शुरू में, और धीरे-धीरे जब मैं करने लग गया इस कार्य को, तो मेरे लिए क्या हो गया विद्यार्थियों? सामान्य हो गया। सामान्य हो गया? चलिए, अब ये दूसरा मेरा कारक ये भी विशिष्ट है और यहाँ पर मान लीजिए मैं नृत्य लिख लेता हूँ। ये नृत्य करना शुरू में मेरे लिए क्या था विद्यार्थियों? विशिष्ट था और जब मैंने कई महीने, कई साल नृत्य किया, तो मेरे लिए क्या बन गया? सामान्य बन गया। ठीक है? ये मान लीजिए एक और कारक है मेरे अंदर विशिष्ट, और ये कौन-सा विद्यार्थियों? चित्रकारी का है। ये मान लीजिए चित्रकारी का है, चित्रकारी का। चित्रकारी शुरू में मेरे लिए क्या थी? विशिष्ट थी और जब चित्रकारी मैं सीख गया, तो मेरे व्यवहार में क्या हो गई? सामान्य हो गई। तो इस तरह से जो है विद्यार्थियों, विशिष्ट कारक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं और उन विशिष्ट कारकों से व्यक्ति जब उन कार्यों को सीख लेता है, तो वो सारे कार्य क्या हो जाते हैं? सामान्य हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसा माना गया है कि शुरुआत में विशिष्ट होते हैं, बाद में सामान्य हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ये जो विशिष्ट कारक है, ये विद्यार्थियों एक तरह से नौकर की तरह काम कर रहे हैं, है ना? नौकर की तरह काम कर रहे हैं कि भई यहाँ से व्यक्ति सीखेगा और सीख करके उसके जीवन में क्या हो जाएगी? वो चीज़ें सामान्य हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक चली जाएगी। विशिष्ट से किस में बन जाएगी? सामान्य में बन जाएगी। यानी कि ये जो बुद्धि का कारक है, जनरल कारक जो है विद्यार्थियों, ये राजा की तरह काम करेगा और ये जो सारे विशिष्ट कारक हैं, ये किसकी तरह काम करेंगे? प्रजा की तरह काम करेंगे। ठीक है? तो समझ में आया है आपको? अच्छे समझ में आ गया आपको स्मिरमैन का द्विखंड का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे विशिष्ट कारक और सामान्य कारक क्या है। ठीक है? चलिए, तो अब इसमें मुझे लिखवाने की तो आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने दोनों का अंतर बता दिया है और समझा तो दिया ही है आपको। चलिए थोड़ा-सा लिख लेते हैं इसमें। थोड़ा-सा लिखेंगे, आपने ये नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बाद में लिख लेना आप। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मिटा देते हैं इसको। हाँ, इस सिद्धांत में थोड़ी-सी बातें लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, इसमें लिखेंगे आप
इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मनुष्य की बुद्धि के विशिष्ट कारक विशिष्ट मनुष्य की बुद्धि के विशिष्ट कारक या स्पेशल फैक्टर आप कह सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि के विशिष्ट कारक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वह जब ज्ञान को सहज रूप से आत्मसात कर लिया जाता है तो वह ज्ञान जब ज्ञान को सहज रूप से आत्मसात कर लिया जाता है तो वह ज्ञान मानव स्वभाव में सामान्य हो जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति में आगे लिखेंगे, एक व्यक्ति में कई सारे विशिष्ट कारक हो सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति में कई सारे विशिष्ट कारक हो सकते हैं। चलिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी लिख लें आप इसका। प्रारंभ में टाइपिंग सीखना, ऐसे लिखो, प्रारंभ में टाइपिंग सीखना विशिष्ट है, परंतु कोर्स पूरा होने पर बिना बटनों को देखे टाइपिंग करना एक सामान्य क्रिया है। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों चार्ल्स स्पीरमैन का बुद्धि का कारक या द्वितत्व का सिद्धांत था। ठीक है। चलिए, अब जो है अपन आगे बात करते हैं, या आप लिख लें, इसको लिख लें। आप साथ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है विद्यार्थियों अपन स्पीरमैन का ही एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, इसलिए इसको अपन यहीं विराम देंगे। अब एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं स्पीरमैन का ही। एक तत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों पढ़ लिया अपन ने, अल्फ्रेड बीने का दिया हुआ। द्वितत्व का सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया स्पीरमैन का। तो अब किसकी बारी है बताओ? 3 ही नंबर है और त्रितत्व का सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लेंगे त्रितत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक वही है, चार्ल्स स्पीयरमैन जो है विद्यार्थियों इसके प्रवर्तक बन जाते हैं। कब दिया था? 1911 के अंदर जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। चार्ल्स स्पीरमैन ने ही अपने द्वितत्व के सिद्धांत को आगे और बढ़ाने की कोशिश की थी और इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि में 2 खंड तो होते ही हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। 2 तरह के खंड होते हैं बुद्धि के, लेकिन इन दोनों खंडों को मिला करके एक खंड और बनता है और उसका नाम इन्होंने जो है विद्यार्थियों समूह खंड दे दिया। और इसी को इन्होंने प्रतिपादित कर दिया, किस नाम से? बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया। लेकिन इनका जो तीसरा तत्व है, ये समूह तत्व जो है, ये विवादों में रहा। इसके ऊपर काफी सारे विवाद हुए, इस वजह से इस सिद्धांत को जो है स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद में चार्ल्स स्पीरमैन की मृत्यु भी हो गई। तो इस सिद्धांत के ऊपर ज्यादा वो कार्य भी नहीं कर पाए, अपने सिद्धांत को जो है स्पष्ट भी नहीं कर पाए वो, और इस सिद्धांत की आलोचना हुई, तो इस वजह से इस सिद्धांत को जो है स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अपने को ये पता होना जरूरी है
के जो त्रितत्वों का सिद्धांत है वो स्पीरमैन का दिया हुआ है 1911 के अंदर। इसमें लिखेंगे स्पीरमैन ने दो खंड, स्पीरमैन ने बुद्धि के दो तत्व, सामान्य कारक या सामान्य तत्व व विशिष्ट तत्व बताए। सामान्य तत्व व विशिष्ट तत्व बताए। स्पीरमैन ने बुद्धि के सामान्य तत्व व विशिष्ट तत्व बताए। साथ ही इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बुद्धि का तीसरा खंड या तीसरा तत्व, बुद्धि का तीसरा तत्व समूह तत्व बताया, जो दोनों तत्व कौन से, सामान्य व विशिष्ट का योग या के योग से बना होता है। ठीक है, के योग से बना होता है। ये लो, ये इन्होंने कहा कि भाई ये जो समूह तत्व है ये तीसरा तत्व होता है बुद्धि का, और ये दोनों तत्वों से मिलकर बनता है, यानी सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, इन दोनों के योग से जो है ये समूह तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, यह सिद्धांत विवादास्पद रहा, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। विवादास्पद रहा, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये आपके बुद्धि के 3 सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं। आई होप आप अच्छे समझ पाए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आगे के और बुद्धि के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।